रात में कभी भी अपनी परदादी के पास मत सोना, वरना अगले दिन तुम्हें अपनी 10 उंगलियां कटी हुई मिलेंगी। यह सब मेरी गलती है। मुझे बिट्टू के साथ नहीं सोना चाहिए था। मैंने चूहे पर नजर नहीं रखी और वह बिट्टू की उंगलियां खा गया। बिट्टू अभी सिर्फ 3 साल का है। भविष्य में वह क्या करेगा? उस चूहे ने बिट्टू की उंगलियां काट दी। वह जरूर रोया होगा। आपको सुनाई कैसे नहीं दिया? मुझे ऊंचा सुनाई देता है, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मेरी परदादी 109 साल की है। वह बहुत स्वस्थ हैं और उनके मुंह में पूरे दांत हैं। वह उन हड्डियों को भी चबा सकती हैं जिन्हें मैं नहीं चबा पाता। उनके दांत बहुत तेज, पतले और लंबे हैं। जब वह मुस्कुराती हैं तो उनके पूरे दांत दिखते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ और भी दांत नजर आते हैं। जैसे ही परदादी ने बोलना बंद किया, दादाजी ने चाचा को लात मारी और गुस्से में कहा, तुम्हारी अपनी दादी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बदतमीज जानवर कहीं के। मेरे दादाजी एक आज्ञाकारी बेटे हैं। वह परदादी का बहुत ख्याल रखते हैं और उनकी हर बात मानते हैं। कल मैं मीरा और उसकी मां को वापस शहर ले जाऊंगा। ओ जानवर, क्या तू भगवान को चुनौती देना चाहता है? यह मत भूल कि तू वापस क्यों आया है। अगर तूने मेरे जरूरी काम में देरी की तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। चाचा इस बार हमारे पूर्वजों को नमन करने आए थे। 3 दिन बाद पूर्वज पूजा का दिन है। हमारे गांव में यह रिवाज है कि पूजा के दिन सभी पुरुषों का मौजूद होना जरूरी है। अगर वे नहीं जाते तो उन्हें कुलद्रोही माना जाता है और उनकी हड्डियों में छेद करके उन्हें सजा दी जाती है। बिट्टू की उंगलियां चली गईं। ऐसे में मेरा पूजा में मन कैसे लगेगा? अगर उंगलियां चली गईं तो उन्हें फेंक दो। एक बेकार इंसान को पालने का क्या फायदा? वैसे भी क्या मीरा गर्भवती नहीं है? ठीक है, अब बहस बंद करो। ये मेरी गलती है। मुझे बिट्टू से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए था। दादाजी, आप इस बात पर गुस्सा मत होइए। मैं आपको आराम करने के लिए पश्चिम वाले कमरे में ले जाता हूं। यह कहकर दादाजी ने परदादी को गोद में उठाया और उन्हें पश्चिम वाले कमरे में ले गए। बिट्टू को चूहे ने काट लिया। मेरी दादी को सुनाई क्यों नहीं दिया? मैं भी उनकी मदद के लिए हाथ बटाऊंगा। मैं अपने चचेरे भाई से ज्यादा खुशकिस्मत था। चूहे की वजह से मेरी सिर्फ एक छोटी उंगली कटी थी, लेकिन दर्द से मेरी नींद खुल गई थी। मुझे याद है कि वह परदादी ही थी जिन्होंने चूहे को भगाया था। राहुल, हमारी चूहेदानी कहाँ है? मैं घर के सारे चूहों को पकड़ लूंगा। चूहेदानी कब की खत्म हो चुकी थी। अब उसका कोई फायदा नहीं था। जैसे ही दादी ने बोलना बंद किया, मैंने देखा कि दादाजी आंगन में खड़े होकर घर के अंदर आवाज लगा रहे हैं। सब बाहर आओ। संजय, जाकर 1 किलो मटन की हड्डियां ले आओ और शहर के कसाई से कुछ साफ पैरों की हड्डियां भी ले लेना। ठीक है। हम अक्सर हड्डियां ही खरीदते थे क्योंकि मांस बहुत महंगा था और हड्डियां सस्ती थीं। हड्डियों को सूप के लिए कुछ बार उबालने के बाद उन्हें परदादी के कमरे में ले जाया जाता था। मुझे नहीं पता कि उन्हें उन हड्डियों का क्या करना था। गांव वाले तुम्हें हड्डियां बेचने के लिए बुलाएंगे और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें थोड़ी सी बोटी भी मिल जाएगी। शहर के कसाई ने मेरे लिए थोड़ी सी साफ बोटी काट दी। मैं बहुत खुश था। मैं हड्डियां लेकर घर आ रहा था कि तभी मेरी टक्कर एक बूढ़े भिखारी से हो गई। बच्चे, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे वह थोड़ी सी बोटी दे सकते हो? मैं आपको मांस तो नहीं दे सकता, लेकिन आप मेरे साथ घर चल सकते हैं। घर पर मक्के की रोटी है। बच्चे, तुम्हारे घर जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। वहां एक आदमखोर बुढ़िया रहती है। क्या? एक आदमखोर बुढ़िया? तुम्हारी परदादी को 40 साल पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और आज भी जिंदा हैं। अगर उन्हें हमेशा जिंदा रहना है तो उन्हें मांस खाना ही होगा। बकवास। मेरी परदादी कोई आदमखोर नहीं है। बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी चाची की मदद करूंगा। ये ताबीज वाली पोटली अपनी परदादी की जेब में डाल देना और आधी रात को वह अपना असली रूप दिखा देंगी। उस बूढ़े भिखारी ने वह पोटली मेरे हाथ में थमा दी और फिर धुएं की तरह गायब हो गया। जैसे ही मैं आंगन में पहुंचा, मैंने देखा कि मेरी चाची मेरे भाई को गोद में लिए धूप सेंक रही है। चाची, दादाजी और बाकी सब कहां हैं? वे पहाड़ पर गए हैं। जैसे ही चाची ने बोलना बंद किया, परदादी पश्चिम वाले कमरे से बाहर आ गई। सूरज ढलने वाला है और हड्डियां आ गई हैं। चलो जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मीरा, मैं तुम्हारी जगह बिट्टू का ध्यान रखूंगी। फिर परदादी हमारे पास आई और भाई को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। दादी, आप बहुत बूढ़ी हो गई हैं। राहुल को बिट्टू का ध्यान रखने दीजिए। राहुल, बिट्टू का ध्यान रखना।
स्टोर रूम के दरवाजे के पास आ जाओ, मैं खाना बनाने जा रही हूं। ठीक है। तभी परदादी का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने मेरे भाई की पीठ को बड़ी ही खौफनाक नजरों से घूरा। उनकी आंखें बहुत ही डरावनी और खतरनाक लग रही थीं। उस शाम मुझे उस बूढ़े भिखारी की दी हुई पोटली याद आई। जब परदादी का ध्यान कहीं और था, मैंने चुपके से उसे उनकी जेब में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वह सोने के लिए पश्चिम वाले कमरे में चली गई। राहुल, जाओ पश्चिम वाले कमरे में अपनी परदादी के साथ सो जाओ। मैं कुछ सेकंड के लिए झिनका, फिर अपना सिर हिला दिया। मैं नहीं जाऊंगा। मेरा इनकार सुनकर दादाजी ने मुझे गुस्से में घूरा। राहुल नहीं जाना चाहता तो उसे मत जाने दो, सोनू भी सो सकता है। बिल्कुल नहीं। यह कहकर दादाजी ने मुझे बिस्तर से खींच लिया और मुझे पश्चिम वाले कमरे में ले जाने की जिद करने लगे। मेरी दादी उन्हें रोकने के लिए जल्दी से उतरी, लेकिन दादाजी बहुत ताकतवर थे और उन्होंने उन्हें धक्का दे दिया। चाचा भी उन्हें रोकने के लिए आए। दादाजी, इतनी रात को आप क्या कर रहे हैं? दादाजी ने जैसे चाचा की बात सुनी ही नहीं और मुझे पश्चिम वाले कमरे में ले जाने की जिद पर अड़े रहे। परिवार के सभी लोग उन्हें रोकने आए और मैं रोने लगा। मैं नहीं जाऊंगा। ओ कमबख्त, तू नहीं जाएगा। जैसे ही दादाजी ने बोलना बंद किया, मैंने संजय चाचा को चिल्लाते हुए सुना, बिट्टू, बिट्टू गायब है। चाचा संजय पागलों की तरह हर जगह बिट्टू को ढूंढ रहे थे। वह अभी तो बिस्तर पर लेटा था, अब कहां गायब हो गया। घर के सभी लोगों ने बिट्टू को ढूंढना शुरू कर दिया। पूरा घर और आंगन छान मारा, पर वह कहीं नहीं मिला। चाचा संजय ने लाल आंखों के साथ पश्चिम वाले कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला और हम सब अंदर चले गए। बिट्टू को क्या हुआ? बिट्टू गायब हो गया है। मैंने बिट्टू को नहीं देखा। बिट्टू पश्चिम वाले कमरे में नहीं आया। संजय चाचा ने पूरे पश्चिम वाले कमरे की तलाशी ली, लेकिन बिट्टू नहीं मिला। उन्होंने आंगन के बाहर देखने का फैसला किया। मैं उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन दादाजी ने मुझे नहीं जाने दिया। उन्होंने मुझे घर पर रुककर रखवाली करने को कहा। मेरे पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था और मैं पूर्व वाले कमरे में चला गया। आधी रात हो गई थी, लेकिन दादाजी और बाकी लोग अभी तक नहीं लौटे थे। मैं उस बूढ़े भिखारी की बातों को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए मैं चुपके से पश्चिम वाले कमरे की खिड़की के पास गया। मुझे अंदर से कुछ चबाने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई हड्डियां चबा रहा हो। क्या खिड़की के पीछे परदादी का खौफनाक राज सबके सामने आ जाएगा? और क्या मासूम बिट्टू अब भी जिंदा है? ये सब जानने के लिए अभी कमेंट में पार्ट 2 लिखें। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, कहीं अगली बारी आपकी ना हो।